दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जी हां, इस समय लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पंडारा पार्क में शिफ्ट हो गए हैं। जी हां, एम्स में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को ध्यान में रखते हुए परिवार के लोगों ने उन्हें मीसा भारती के आवास में रखने का निर्णय लिया है। इस वजह से ही शुक्रवार की देर शाम लालू प्रसाद यादव को एम्स से डिस्चार्ज करवाकर सीधे उसकी बेटी मीसा भारती के घर में ही ले जाया गया। जी हां, जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। इस स्थिति में दिल्ली एम्स में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उनको डिस्चार्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव के अलावा पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी उपस्थित है। ये शुक्रवार की दोपहर बेल ऑर्डर मिलने के बाद देर शाम करीब 3 साल बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर लालू प्रसाद यादव को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन मीसा भारती के घर शिफ्ट हुए बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। यह पश्चिम बंगाल का विजेता यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है इसका पता आज चल जाएगा। इसके पहले बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। टीएमसी और बीजेपी से लेकर लेफ्ट गठबंधन के नेता लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इन सबके बीच टीएमसी खेमे में बीजेपी के प्लान बी को लेकर हलचल तेज है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी रिजल्ट के पहले पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में जुटी रही। दूसरी तरफ बीजेपी खेमा में भी तैयारी में दिखा। पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़े सारे एग्जिट पोल में टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। दोनों पार्टियां बहुमत के जादुई आंकड़े 148 के काफी करीब दिख रही है। यह एग्जिट पोल में लेफ्ट प्लस कांग्रेस प्लस आईएसएफ समर्थित तीसरा मोर्चा बिखरता दिख रहा है। यह सबसे खराब हालात इसी मोर्चा की है। एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं टीएमसी खेमे की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के प्लान बी को लेकर टीएमसी नेताओं में सेंधमारी का खतरा बढ़ा है। यह टीएमसी सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद हर हालात पर नजर बनाए रखे हैं। दोस्तों देशव्यापी महामारी कोरोना से आए दिन जिस तरीके से मौत का ग्राफ बढ़ रहा है उसे देखकर अधिकतर लोगों में भय और आशंका है। अस्पतालों में चीख पुकार मची हुई है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं। बिहार के मोतिहारी जिले से ऐसा ही एक दृश्य सामने आया है, जहां इस महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस की लोग जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। यह तस्वीर मोतिहारी के ढाका शहर के बीचों बीच गांधी चौक की है, जहां पर डीजे की धुन पर एक तरफ नरकतियां ठुमके लगा रही है तो उसी ठुमके पर भीड़ तालियां और ठहाके ठोक रहे हैं। यह बीच शहर में बेखौफ चल रही इस भीड़ को ना तो कोरोना के गाइडलाइंस का ख्याल है और न ही इस डांसरों को सरकार के दिशा निर्देश की परवाह है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। खुलेआम गैदरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग शासन से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर सख्ती क्यों नहीं की जा रही है। आपको बता दूं कि किसी शादी समारोह को लेकर शहर के बीचों बीच से भीड़ के साथ डीजे की धुन पर डांस कार्यक्रम को कराया जा रहा था, जिसकी तस्वीर आते ही पुलिस की बेचैनी बढ़ी और फिर पुलिस ने आनंद फानन में डीजे को जब्त किया। हालांकि इन सब के बीच पुलिस को अपने ड्यूटी में और सजगता लाने की जरूरत है, नहीं तो फिर कोरोना विस्फोटक पर काबू पाना और मुश्किल होगा। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से जान चली गई है। जी हां, बिहार के सीवान संसदीय सीट से सांसद रह चुके शहाबुद्दीन ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। इसी बीच वे कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान चली गई। तिहाड़ जेल के आईजी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि सुबह से ही बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत की खबरों पर संयम बना हुआ था। इसी बीच तिहाड़ जेल के आईजी संदीप गोयल ने आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत की खबरों को सच बताया है। हालांकि सुबह उन्होंने खुद ही इस बात को गलत बताया था। शहाबुद्दीन की मौत पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करते लिखा है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण असमय निधन की दुखद खबर पीड़ादायक है। ईश्वर उनको जन्नत में जगह दे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन की मौत की खबरों पर दुख जताया है।
दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई कोरोना काल में ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। जी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब एसबीआई उन ग्राहकों का खाता नहीं बंद करेगा जिनका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है। जी कोरोना के चलते बैंक ने इस सुविधा का लाभ 31 मई तक बढ़ा दिया है, यानी कि अब जिन खाता धारकों का केवाईसी 31 मई तक अपडेट नहीं होगा उनके खाते फ्रीज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को इस मुसीबत की घड़ी में एक टोल फ्री नंबर भी ट्वीट किया है। एसबीआई के मुताबिक इस कठिन समय में ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपके अधिकतर काम इस टोल फ्री नंबर पर हो जाएगा। जी हां, बैंक का टोल फ्री नंबर है 1800-112-211। दूसरा नंबर है 1800-425-3800। जी एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि पहले जो खाते केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण फ्रीज कर दिए जाते थे वह अब 31 मई तक नहीं होंगे। जी हां, इस बीच ग्राहक पोस्ट या फिर ईमेल के जरिए अपने दस्तावेज बैंक को भेजकर केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। जी हां, बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों से साफ कर दिया है कि 31 मई तक ऐसे खाते को फ्रीज नहीं किया जाएगा। दोस्तों हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। जी कल भी मनाया गया क्योंकि कल 1 मई था। जी 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे नामों से भी लोग जानते हैं। जी इस दिन लोगों की छुट्टी भी रहती है, लेकिन आप इस दिन के बारे में कितना जानते हैं? शायद बेहद कम। तो चलिए आपको इस दिन के इतिहास से लेकर हर एक जरूरी बात बताते हैं। जी बात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के इतिहास की करें तो फिर इस आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में 1 मई 1886 को हुई थी। दरअसल यहां पहले एक दिन में 15 घंटे तक मजदूरों से काम लिया जाता था, जिसके खिलाफ 1 मई 1886 को आवाज बुलंद हुई और अमेरिका की सड़कों पर लोग बाहर निकले। इसी दौरान पुलिस ने कुछ मजदूरों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें से करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वही कई मजदूरों की जान चली गई। इसके बाद साल 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक हुई और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही लोगों से 8 घंटे से ज्यादा काम न करवाने पर और एक दिन यानी कि 1 मई को अवकाश छुट्टी रखने पर फैसला हुआ। जी बात अगर भारत की करें तो फिर चेन्नई में 1 मई 1923 के दिन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस बात को लेकर कई सोशल पार्टियां और संगठनों का समर्थन मिला और इसका नेतृत्व वामपंथी कर रहे थे। जी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य हैं, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान करना, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना और बुलंद करना, मजदूर संगठन को मजबूत करना और उनके योगदान की चर्चा करना आदि कई उद्देश्य हैं। दोस्तों बिहार में विकासशील इंसान पार्टी ने पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड पीड़ित एवं उनके परिजनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और यह नंबर है 7280055548। इस नंबर पर आप फोन करके जरूरतमंद भोजन की मांग कर सकते हैं। जी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोरोना पीड़ित एवं परिजन हेल्पलाइन नंबर पर अपने नंबर दर्ज करा सकते हैं या फिर आवास संख्या 6 स्टैंडर्ड रोड से शुद्ध शाकाहारी एवं मछली भात खाना प्राप्त कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि मछली खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, लोगों में डिप्रेशन यानी कि अवसाद की समस्या नहीं होती है, हृदय रक्तचाप संतुलित रहता है और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए मांस भात एवं शुद्ध शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जा रहा है और आगे निरंतर जारी रहेगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, आईजीआईएमएस समेत अन्य सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड पीड़ितों और उनके परिजनों को सुबह शाम मांस भात और शाकाहारी खाना उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री में खिला रहे हैं। इस काम में उनका पूरा परिवार जुटा है जो खाना बनाने एवं पैकिंग करने में मंत्री सहनी की मदद कर रहे हैं। दोस्तों शहाबुद्दीन के निधन की खबर से आरजेडी को झटका लगा है। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके दुख जताया है। शहाबुद्दीन यूं ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी नहीं कहे जाते थे। शहाबुद्दीन बिहार में मुस्लिम राजनीति की ताकतवर धुरी थे। जी हां, लाख आलोचनाओं के बावजूद भी आरजेडी सुप्रीमो उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हुए थे। जी हां, बिहार में लालू प्रसाद यादव के अलावा नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम राजनीति की, मगर उन्हें इस कद का नेता नहीं मिला, जिस वजह से वे लालू यादव जैसे
से समीकरण नहीं बना पाए। लालू प्रसाद यादव ने अपने राज में यादव वोट के साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़कर राजनीति की। उनका दिया MY समीकरण आज तक चर्चा में रहता है। जी हां, दोनों जातियों को जोड़ने पर उनका वोट बैंक 32 से 33% से ऊपर चला जाता है। जी, लालू प्रसाद यादव की मुस्लिम राजनीति को पश्चिम बिहार में तस्लीमुद्दीन संभालते थे और पूर्वी बिहार के इलाकों को शहाबुद्दीन। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम नेताओं में पढ़े लिखे प्रोफेसर जाबिर हुसैन को भी तरजीह दी और तनवीर हसन को भी। इन दोनों की छवि के उलट शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की छवि थी। जी हां, ये दोनों दबंग थे, यहां तक कि टिकट बंटवारे में भी लालू प्रसाद यादव इन दोनों की राय मानते थे। जी हां, तस्लीमुद्दीन का निधन 17 दिसंबर 2017 को हुआ था और अब शहाबुद्दीन के निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में लोजपा नेता अनिल उरांव के अपहरण मामले में अपहरणकर्ताओं ने बीती रात फिरौती का 10 लाख रुपए अपहृत के परिजनों से ले लिया। इसके बाद भी अपहरणकर्ताओं ने उन्हें नहीं छोड़ा है। फिरौती का रुपया लेने के 12 घंटे बाद भी अपहृत को नहीं छोड़ने पर आक्रोशित लोगों ने शनिवार सुबह रोड जाम करके आगजनी करके जमकर हंगामा किया। लोगों ने शहर के गिरजा चौक, DIG चौक और जनता चौक पर रोड जाम किया। इस दौरान लोग पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घंटों बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत करवाया। जब पुलिस ने अपहृत को बरामद करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात करीब 10 बजे अपहरणकर्ताओं ने अपहृत नेता के सौजन से फिरौती का 10 लाख रुपए वन भाग बांध के पास से लिया। जब बिना नंबर के लाल रंग के पल्सर बाइक से 2 नकाबपोश युवक आए और फोन करके बुलाकर वापस चला गया। आधा दर्जन से अधिक बार अपहृत द्वारा फोन करने के बाद भी पुलिस अब तक अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच सकी है। ये आपको बता दें कि शुक्रवार को लोजपा के प्रदेश नेता अनिल उरांव का पूर्णिया से अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था। जी हां, अपहरण के बाद उसे छोड़ने के लिए परिजनों को फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगा था। इस घटना के बाद लोजपा नेता के परिजन काफी दहशत में आ गए हैं। दोस्तों, मई महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने रसोई गैस का नया दाम जारी कर दिया है। जब प्राप्त जानकारी के मुताबिक शादियों की सीजन में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाला 14 किलोग्राम वाला गैस के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की दाम की बात करें तो बिहार में कीमतों में 46 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है। नई कीमतें कल से ही लागू हो गई है। इसके पहले 25 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल को 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था। लगातार 3 बार बढ़ोतरी के बाद मई महीने में यह सिलेंडर सस्ता हुआ है। जी हां, घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जो गैस आप अपने घर में ले जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसके दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जी हां, बिहार में मई महीने के दौरान भी एक LPG गैस सिलेंडर का भाव 925 रुपए ही है। दोस्तों, हरियाणा के 9 जिलों में सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। जी हां, इसने प्रवासी मजदूरों के डर को बढ़ा दिया है। इसके बाद प्रवासी मजदूर अपना सामान लेकर घर लौटने लगे हैं। जी हां, उन्हें डर है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन न लग जाए। जी हां, हरियाणा के हिसार में शाम 4:20 की ट्रेन के लिए दोपहर 12 बजे से ही प्रवासी मजदूर स्टेशन पर पहुंचने लगे। जी हां, कुछ यात्री बिना बुकिंग कराए ही स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन आज भारत पहुंच गई है। यह स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत आने से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिलेगी। भारत में 18 से 44 साल के लोगों के लिए तीसरे चरण का वैक्सीनेशन कल से ही शुरू हो गया है। जी हां, तीसरे चरण के लिए भारी संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। शुरुआत में इस वैक्सीन की क्षमता पर सवाल खड़े किए गए, मगर बाद में जब इस साल फरवरी में ट्रायल के डेटा को द लैंसेट में पब्लिश किया गया तो फिर इसमें इस वैक्सीन को सेफ और इफेक्टिव बताया गया। दोस्तों, अररिया में बेटी की शादी के दिन पिता की जान चली गई। जी हां, सामाजिक पहल पर गमगीन माहौल में आखिर बेटी की शादी कराई गई। जी हां, घर में शादी का माहौल था, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन बेटी की डोली उठने के दिन ही ट्रेन की चपेट में आने से पिता की जान चली गई। घटना की सूचना के बाद शादी समारोह मातम में तब्दील हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस स्थिति को देखते हुए अररिया के बिहार के स्थानीय लोगों ने रिश्तेदारों के सहयोग से इस गमगीन भरे माहौल में मृतक अरविंद लाल की बेटी की शादी संपन्न हुई। बताया जाता है कि अररिया के बेहिया के अरविंद लाल की बेटी की शादी 30 अप्रैल को तय की गई थी। इसी दिन सुबह ट्रेन हादसे में लड़की की पिता की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। शादी की खुशियों का माहौल अचानक गम में बदल गया। शादी के मौके पर आए रिश्तेदार और स्थानीय लोग भी इस घटना से काफी हैरान थे। इसकी खबर जब लड़के वालों को हुई तो वे भी सख्ती में पड़ गए, जिसके बाद लड़की के रिश्तेदारों से बात करने के बाद उत्तर प्रदेश के सेवैया से 5 लोग दूल्हे के साथ
साथ लेकर बिहिया पहुंचे, जहां गमगीन माहौल में सामाजिक पहल पर शादी संपन्न कराई गई। दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। यह तेजी से फैल रहे संक्रमण से कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कोरोना से संक्रमित नए मरीजों की संख्या 15,853 है, जो अब तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। गया जिले में कोरोना से संक्रमित नए मरीजों की संख्या 1203 पहुंच गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन गया के डुमरिया में स्थित बरहा गांव में ये तमाम दावे गलत साबित हो रहे हैं। जी हां, हम बात एक ऐसे गांव की कर रहे हैं जहां 40% से अधिक आबादी खांसी और बुखार से पीड़ित है, जो घरेलू नुस्खा अपनाकर और दवा खाकर घर में ही रहने को विवश है, मजबूर है। इस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन यहां स्वास्थ्य कर्मी रहते ही नहीं है। जहां कोरोना की जांच के लिए इनके पास कोई साधन भी नहीं है कि वे गांव से 25 किलोमीटर दूर स्थित डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं। जी ऐसे में अब तक गांव के लोगों की कोरोना जांच नहीं हो पाई है। जी गया जिला के डुमरिया प्रखंड में स्थित बरहा गांव के 500 घरों में से 200 घर में लोग खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। कोरोना की आशंका से लोग काफी भयभीत हैं, ये डर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुध नहीं ली गई है। ये एक साथ कई लोग यहाँ बुखार और खांसी की समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना की जांच भी अब तक नहीं की जा सकी है। ये ऐसे में यदि संक्रमण बढ़ा तो फिर यहाँ की स्थिति और भयावह हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में मानसून आने से पहले ही आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह मामला अररिया जिले से सामने आया है, जहां ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। जी हां, वहीं एक महिला घायल बताई जा रही है। मामला प्लासी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बरमकुंबा पंचायत के भटनिया वार्ड संख्या 14 का बताया जा रहा है। दोस्तों, मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यह ग्रामीण डाक सेवक के 1940 पदों के लिए बहाली निकाली गई है, जिनका आवेदन भी ऑनलाइन जारी है। यह भारतीय डाक ने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार डाक सर्किल के विभिन्न मंडलों में जीडीएस के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिहार सर्किल के 1940 पदों पर आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर लिया जाएगा। यह अंतिम निर्णय मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई 2021 है। आवेदक की उम्र सीमा 27 अप्रैल 2021 को। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। यह आवेदन की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और अंग्रेजी विषय के साथ 10वीं कक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थी के पास न्यूनतम 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। यह इच्छुक उम्मीदवार apppost.in या फिर apppost.in/GDS ऑनलाइन पर जाकर विस्तार से अधिकृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर लिया जाएगा। यह अंतिम निर्णय मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जाएगा। अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दिए गए वेबसाइट पर, बताए गए वेबसाइट पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, और एक सुखी जिंदगी पा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में 7 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। 1985 बैच के आईएएस त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। यह त्रिपुरारी शरण फिलहाल राज्यसभा पार्षद के चेयरमैन की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। सरकार ने इनका तबादला करते हुए बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। यह हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था के नीचे से ऊपर तक सभी कर्मियों को बर्खास्त करें जिन्होंने बरगलाने का काम किया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि यहां आने से पहले वे मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल और पटना में दीघा घाट का दौरा करने गए थे। शव जलाने में भी लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ा है। यह SKMCH में तो हालात और भी बदतर है। यह इलाज तो दूर, न दवाई और न ही सफाई की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सरकार को एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए जो ये तय करे कि किसको कोविड वार्ड में शिफ्ट करना है और किसको सामान्य वार्ड में। दोस्तों, रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली जंक्शन से भागलपुर, जयनगर, दरभंगा, सहरसा और कामाख्या के लिए 5 समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। इन सभी ट्रेनों के संचालन से यूपी, बिहार और असम गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों को बड़ी संख्या में ट्रेन सेवा उपलब्ध हो सकेगी। कोरोना काल के दौरान रेलवे की ओर से जहां पूरी तरीके से ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है, वही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
दोस्तों, कोरोना काल में जब चारों तरफ निराशा और जान माल के डर का माहौल है, ऐसे में देश के बड़े बड़े उद्योगपति सैकड़ों करोड़ों दान कर रहे हैं ताकि इससे मानवता की सेवा की जाए। इस लिस्ट में अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, शिव नाडार जैसे लोगों के नाम शामिल है। हुरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 90 सबसे बड़े दानवीरों ने कुल 9,324 करोड़ रुपए दान दिए हैं। यह बिजनेस इनसाइडर में छपी खबर के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा दान देने वाले लोगों की संख्या पिछले 2 सालों में दोगुनी हो गई है। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है। यह इस लिस्ट के लिए एवरेज उम्र 66 साल है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल 40 साल से कम उम्र के पहले परोपकारी है जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा अजीम प्रेमजी ने 7,904 करोड़ रुपए दान दिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च किए। दूसरे नंबर पर HCL के शिव नाडार एवं फैमिली है। उन्होंने 795 करोड़ परोपकार के कामों में खर्च किए। उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च किए। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने 458 करोड़ रुपए परोपकार में खर्च किए और मुख्य रूप से उन्होंने डिजास्टर रिलीफ में खर्च किए। दान के मामले में मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पर रहे। कुमार मंगलम बिरला ने 276 करोड़, वैनदाता के अनिल अग्रवाल ने 215 करोड़, पिरामल एंटरप्राइजेज के अजय पिरामिड एंड फैमिली 196 करोड़, इन्फोसिस के नंदन नीलेकेनी 159 करोड़, हिंदुजा ग्रुप के हिंदुजा प्रदर्शन 133 करोड़, गौतम अडानी 88 करोड़ और समीर मेहता 82 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इस सारी लिस्ट में सबसे अधिक दान अजीम प्रेमजी ने दिया है। दोस्तों, कोरोना की काली साया, ऊपर से प्रचंड गर्मी की मार। गर्मी की मार से इधर हो रही थोड़ी देर की बारिश से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमत लोगों की जेब में डाका डाल रही है। खासकर सरसों तेल का भाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। होली के बाद जो सरसों तेल 150 से 155 रुपए था, वह धीरे धीरे बढ़कर 180-90 रुपए किलो तक पहुंच गया है। रिफाइंड तेल भी चढ़कर 160-70-80 रुपए तक हो गया है। बिहार के कारोबारियों की माने तो सरसों तेल का भाव पिछले साल लॉकडाउन के समय से ही लगातार चढ़ता जा रहा है। ताजा हालात में दाम घटने की कोई भी उम्मीद नहीं है। यह कारोबारी बताते हैं कि सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 58 रुपए किलो और रबी सीजन में 46 रुपए 50 पैसे प्रति किलो रुपए कर दिया। इससे एक बार की सरसों तेल 90 से 95 से बढ़कर 120 से 125 रुपए किलो बिकने लगा। अब खुले बाजार में किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रहा है, तो तेल का भाव चढ़ गया है। इसी तरीके से रिफाइंड ऑयल भी थोक में 160 से 165 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा अरहर दाल थोक में 105 से 107 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल 96 रुपया और चना दाल 68 से 70 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चीनी भी थोक में 38 रुपए 50 पैसे और खुदरा में 39 से 40 रुपए। इनकी कीमतों में खास अंतर नहीं आया है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करके केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सहमति से रणनीति बनाए जाने की मांग भी की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश को कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम यानी कि हर कदम में साथ देगी। सोनिया गांधी ने कहा है कि मौजूदा हालात इंसानियत को हिला देने वाले हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं दवाओं का अकाल, कहीं अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों से अपील की है कि यह परीक्षा की घड़ी है। एक दूसरे की मदद करें, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकारों के जाग जाने और कर्तव्य निभाने का समय है। केंद्र सरकार गरीबों के बारे में सोचे और पलायन रोकने के लिए संकट खत्म होने तक 6,000 रुपए उनके खाते में डाले। कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। ऑक्सीजन, दवा और अस्पतालों का युद्ध स्तर पर प्रबंधन किया जाए। मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम होनी चाहिए। कोरोना टीके की कीमत का अंतर खत्म हो। जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी बंद की जाए। मेडिकल ऑक्सीजन को अस्पतालों को देने का तुरंत इंतजाम किया जाए। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की परेशानी से जूझ रहे बिहार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच बिहार सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। अब नई नीति के तहत बिहार में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लिए प्लांट और मशीनरी पर अधिकतम 30% की सब्सिडी मिल सकेगी। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के सामने उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल ने नई पॉलिसी पर अपना प्रेजेंटेशन दिया। बिहार में ऑक्सीजन
मुहैया कराने में सरकार अब सक्रियता से कदम उठा रही है। यह ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कारोबारियों की राहें आसान की जा रही है। यह सरकार ने अपनी नीति अब तैयार की है ताकि प्रदेश में यानी कि बिहार में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई भी समस्या नहीं आए और बिहार में अधिक से अधिक प्लांट लगे। यह बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने फतुहा औद्योगिक क्षेत्र के वंशी ऑक्सीजन गैस प्लांट और सबलपुर के पाटलिपुत्र ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण शुक्रवार को किया। दोस्तों, भारत में कोरोना को लेकर जो भयावह स्थिति बनी हुई है उसे लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार निशाने पर है। ये लोग ऑक्सीजन, दवाइयों, इलाज के अभाव में दर दर भटक रहे हैं। ये कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन भी नहीं मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, यह इसीलिए लोग वैक्सीन के लिए इंतजार करें। वही बीजेपी ये कहती रही है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। इसी बात पर सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। यह बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान यानी कि KRK ने भी नरेंद्र मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। यह उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दोस्तों, रामायण पढ़ोगे तो पता चलेगा कि रावण ने भी फकीर बनकर ही धोखा दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार पर उनके इस तंज से कई यूजर्स उनके पक्ष में देखे तो कई लोगों ने अपनी असहमति जताई। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी के एक MLC की कोरोना से जान चली गई है। यह बीजेपी MLC हरिनारायण चौधरी की कोरोना से जान चली गई है। पटना के IGIMS में भर्ती बीजेपी विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी की कोरोना से जान चली गई। जी हां, हरिनारायण चौधरी 2015 में समस्तीपुर से लोकल बॉडी से विधान पार्षद चुनकर आए थे। यह पिछले कई दिनों से बीमार थे और IGIMS में भर्ती थे। शुक्रवार की देर रात उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। यह जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे जा रहा था और बीती रात उन्होंने IGIMS में अंतिम सांस ली। कोरोना से जंग लड़ते लड़ते बिहार में अब जनप्रतिनिधियां भी अपनी जान गंवा रहे हैं, वो भी बड़ी तादाद में। दोस्तों, बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक किसी को भी अनावश्यक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। वहीं एक जगह बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन लोग सरकारी गाइडलाइंस को मानने को तैयार नहीं है। ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले का है, जहां गुरुवार की देर रात कोरोना गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाते हुए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर पूरी रात डांसरों का परफॉर्मेंस देखा। दरअसल जिले के चरैया OP क्षेत्र के सामर खुर्द पंचायत के सौंदी गांव में सिद्धू बाबू के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा था। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें रात भर बार बालाओं ने ठुमके लगाए। इसी कार्यक्रम में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान ना तो किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था। यह गौरतलब है कि प्रशासन ने भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धारा 144 लगाई है। इसके बावजूद भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वो भी बड़ी तादाद में। लेकिन ये लोग इस कोरोना से बिल्कुल भी बेपरवाह है। दोस्तों, सीवान से राजद सांसद रहे बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का शनिवार को निधन हो गया। यह तिहाड़ जेल में सजा काट रहे पूर्व सांसद कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके दुनिया से चले जाने के बाद से मीडिया में उनसे जुड़ी कई किस्से सामने आ रहे हैं, जहां उनके बाहुबली व्यक्तित्व और जनता के मन में उनके खौफ की कहानियां बताई जा रही है। खासतौर पर सीवान जिले में उनका खासा दबदबा था। जहां बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जिक्र हो और उनमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ना लिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। यह शहाबुद्दीन वह नाम है जिसे लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान से 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। 1990 में लालू यादव की लीडरशिप में जनता दल के युवा मोर्चा में शहाबुद्दीन की एंट्री हुई थी। यह मुसलमान वोटरों पर प्रभाव की वजह से लालू यादव ने खास तवज्जो देते थे और धीरे धीरे वह लालू यादव के सबसे करीबी बन गए। यह शहाबुद्दीन का जिक्र किए जाने पर उन्हें भी याद किया जाता है, जिनकी वजह से शहाबुद्दीन अपराध जगत से राजनीति में आए। 90 के दशक में बिहार में अपराध चरम पर था और अपराधियों की तूती बोलती थी। यह उस दौरान कांग्रेस के डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह वहां के विधायक थे। यह उनकी छवि एक ईमानदार नेता की थी। एक बार शहाबुद्दीन को एक मामले में विधायक से पैरवी करनी थी। यह इसके लिए वे खुद विधायक से मिलने गए थे, लेकिन विधायक ने उन्हें साफ शब्द में मना करते हुए कहा कि वे
बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करेंगी। इस बात के बाद से शहाबुद्दीन उनसे खाड़ खाए बैठे थे। जी हाँ, 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान शहाबुद्दीन जेल में ही थे। उन्होंने जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए थे। यहाँ तक कि चुनाव में 5000 से ज्यादा बोगस वोटिंग हुई थी। इसी कारण शहाबुद्दीन ने चुनाव में सिटिंग विधायक को जेल में रहते हुए हरा दिया। यही से उनके अपराध से राजनेता बनने का सफर शुरू हुआ था। जब पूरे 5 साल मोहम्मद शहाबुद्दीन जीरादेई के विधायक रहे। बाद में 1995 में उन्हें लालू यादव का साथ मिल गया और शहाबुद्दीन राजनीति में जम गए। दोस्तों, देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं, वही हजारों मरीजों की जान जा रही है। जी हाँ, भारत में कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, अमेरिका ने 4 मई से भारतीयों की यूएस यात्रा पर रोक लगा दी है, यानी कि अमेरिकी यात्रा पर रोक लगा दी है। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व यानी कि जन्म उत्सव पर राजधानी दिल्ली में स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेक कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें मोदी जी ने ट्वीट किया और कहा है कि आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मैंने प्रार्थना की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, आदर्शों और सर्वोच्च बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, मई के पहले सप्ताह से देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अलावा झारखंड समेत पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश बढ़ सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आंधी, गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए पूरे राज्य में अभी लॉकडाउन ना लगाए। इसके बदले में जिलों में और जहां पर दूसरी लहर का असर ज्यादा है वह प्रतिबंधात्मक उपाय करें। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि भीड़-भाड़, बाजार खोलने, दफ्तर, स्कूल और विश्वविद्यालयों के संचालन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि वे 31 मई तक का आकलन के आधार पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग करें। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने घर से काम करने को भी बढ़ावा दिया है। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरीके से तांडव मचा रही है, जो मचा रखी है, वह बेहद ही चिंताजनक है। इस चैन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों के लिए देश को तत्काल बंद करने की जरूरत है। लॉकडाउन लागू करने से कोरोना पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। यह बात हम नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कही है। एक अंग्रेजी अखबार को शुक्रवार को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कहा है कि भारत में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण का फैलाव जारी है, लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, लोग पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे हैं। लोगों को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बेकाबू हो रहे कोरोना की वजह से भारत इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तत्काल रूप से क्या करना जरूरी है जिससे महामारी पर लगाम लगाया जा सके। इस स्थिति में देश में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर फॉसी ने टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए भी जोर दिया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।